तो दोस्तों, यह कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। गहरे अंधकार में डूबी हुई उस रात, जब चंद्रमा बादलों की चादर में छिपा था, महल के सबसे गुप्त कक्ष में रानी माधवी अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में गहराई थी, होठों पर रहस्य और मन में एक ऐसी आग जिसे बुझाने के लिए कोई भी साधारण पुरुष काफी नहीं था। वह रानी थी, पर चरित्रहीन कही जाती थी। उसकी इच्छाएं बंधनों में नहीं बंधती थीं। उसी रात महल में एक चोर घुस आया। यह कोई आम चोर नहीं था, बल्कि पूरे राज्य में उसकी कहानियां हवा की तरह फैल चुकी थीं। लोग कहते थे कि वह केवल दौलत के पीछे नहीं, बल्कि रोमांच और खेल के पीछे भागता था। उसका नाम था विक्रम, साहसी, चालाक और बेखौफ। जब रानी ने उसे अपने सामने देखा तो मुस्कुराई, जैसे उसकी प्रतीक्षा ही कर रही हो। तुम जानते हो चोर, तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, रानी ने सधे हुए स्वर में कहा। विक्रम ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी मौत से भी अधिक रोमांचक चीज चुराने आया हूं? रानी की आंखें चमक उठीं। वह पास आई, उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, क्या चुराओगे मुझसे? तुम्हारी इच्छा, विक्रम ने धीमे से कहा। रानी को मजा आया। उसके होठों पर एक मोहक मुस्कान थी। उसने एक रहस्यमयी शर्त रखी, अगर तुम मुझे एक रात में संतुष्ट कर पाए तो मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगी, लेकिन अगर असफल हुए तो मेरी कैद में रहोगे, हमेशा के लिए। विक्रम को पहली बार किसी ने चुनौती दी थी। उसने बिना सोचे हामी भर दी। रात गहरी होती गई, हवाएं उत्तेजना से कंपाने लगीं। विक्रम और रानी के बीच एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसमें वासना और रहस्य एक दूसरे से टकराने लगे। रानी की इच्छाएं किसी भी साधारण पुरुष के लिए संभालना मुश्किल था, लेकिन विक्रम कोई साधारण पुरुष नहीं था। हर छुअन, हर स्पर्श में एक चुनौती थी। रानी की आंखें कभी मोम की तरह पिघलतीं तो कभी पत्थर की तरह कठोर हो जातीं। विक्रम हर बार उसे एक नई ऊंचाई तक ले जाता। उसकी सांसें तेज होतीं, पर वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। रात की गहराई में जब उनकी इच्छाएं अपनी चरम सीमा पर पहुंची, तभी रानी ने एक और चाल चली। अगर तुम सच में मुझसे जीतना चाहते हो तो मेरी आत्मा तक पहुंचाओ, केवल मेरे शरीर तक नहीं। यह खेल विक्रम के लिए भी अब सिर्फ वासना का नहीं रहा। उसने अपनी हर चाल को प्रेम और समझदारी में बदल दिया। रानी की आत्मा के द्वार पहली बार किसी ने खटखटाए थे। वह कांप उठी। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग सी चमक थी, विजय की नहीं, बल्कि समर्पण की। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई, रानी ने थके हुए स्वर में कहा, तुम जीत गए चोर। पर विक्रम मुस्कुराया और उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने बस तुम्हें मुक्त कर दिया। रानी स्तब्ध रह गई। यह चोर नहीं था, यह कोई और ही था, जो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी जीत सकता था। रानी ने महल का दरवाजा खोला और कहा, अब तुम जा सकते हो। पर विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं वहां नहीं जाना चाहता जहां तुम नहीं हो। सस्पेंस अब भी था। क्या रानी, जो अब तक केवल चरित्रहीन कहलाती थी, प्रेम की राह अपनाएगी? क्या वह उस चोर को अपनाएगी जिसने उसकी आत्मा को चुरा लिया? रानी माधवी की आंखों में पहली बार असमंजस था। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक चोर उसे इस तरह हरा देगा, वासना में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में। उसने अपनी पूरी जिंदगी पुरुषों को अपने इशारों पर नचाया था, लेकिन विक्रम ने उसे किसी और ही दुनिया का एहसास दिलाया था। वह कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। विक्रम ने आंखें झुका लीं, पर उसकी मुस्कान बरकरार थी। वह मुड़ा और महल से बाहर जाने लगा, लेकिन ठीक तभी रानी की आवाज पीछे से आई, रुको। विक्रम ठिठक गया। तुम्हें क्या चाहिए? रानी ने गहरी नजर डालते हुए पूछा। विक्रम धीरे धीरे उसकी ओर लौटा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी भी शिकारी की होती है, पर आज वह खुद एक नए शिकार का अनुभव कर रहा था। तुम? उसने बिना झिझक कहा। रानी का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा, पर वह तुरंत संभल गई। मैं किसी की नहीं हो सकती, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैंने हमेशा सिर्फ अपने लिए जिया है, और तुम भी मेरी एक रात के खेल का हिस्सा थे। विक्रम मुस्कुराया। वह जानता था कि रानी कितनी चालाक थी, लेकिन उसने उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द देख लिया था
जिसे शायद वह खुद भी नहीं समझती थी। तो मैं जाता हूं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पर अगर कभी तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो जो तुम्हें तुम्हारी परछाई से भी ज्यादा जानता हो, तो मैं तुम्हारे इंतजार में रहूंगा। विक्रम ने अपनी मखमली काली चादर को लपेटा और महल से बाहर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद रानी को पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। उसने तो सोचा था कि यह सिर्फ एक रात का खेल था, लेकिन वह क्यों बेचैन हो रही थी। महल के बड़े बड़े गलियारों में चलते हुए उसे लग रहा था कि विक्रम की छुअन अब भी उसके जिस्म पर महसूस हो रही थी। उसकी बातों की गूंज अब भी कानों में थी। वह कितने ही राजाओं और योद्धाओं के साथ खेल चुकी थी, लेकिन किसी ने उसकी आत्मा को नहीं छुआ था, बस शरीर को। उस रात वह अपने कमरे में अकेले बैठी थी, शराब का प्याला हाथ में लिए हुए, लेकिन पहली बार उसे शराब भी बेस्वाद लग रही थी। क्या मैं सच में अकेली हूं? उसने खुद से सवाल किया। वह अपनी खिड़की के पास गई और बाहर देखा। दूर जंगलों में अंधेरा पसरा था, लेकिन उसे लग रहा था कि कहीं वहां किसी पेड़ की आड़ में विक्रम खड़ा होगा। क्या वह अब भी मेरा इंतजार कर रहा है? उसका अभिमान कहता था कि वह कभी किसी के पीछे नहीं भागेगी, लेकिन उसका दिल पहली बार एक बंधन महसूस कर रहा था। अगली सुबह महल के सैनिकों ने आकर रानी को खबर दी, महारानी, रात को महल की दीवार पर कोई एक चिट्ठी छोड़ गया है। रानी ने चिट्ठी खोली। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, तो जंगल के काले मंदिर में आओ। रानी के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। यह किसने लिखा था? क्या यह विक्रम था? उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। वह महल से निकलकर उस रहस्यमयी मंदिर की ओर चल पड़ी, जहां अंधकार भी रहस्य बुनता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहां उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश उसका इंतजार कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। रानी माधवी ने अपना काला घूंघट डाला और महल की गुप्त सुरंग से बाहर निकल पड़ी। उसकी दिल की धड़कनें तेज थीं, पर चेहरा हमेशा की तरह बेपरवाह। जंगल की ओर जाते हुए वह सोच रही थी, अगर यह चिट्ठी विक्रम ने भेजी है तो वह क्या चाहता है, और अगर यह किसी और की चाल है तो वह इसके लिए तैयार थी। जब वह जंगल के घने पेड़ों से होती हुई आगे बढ़ी तो अचानक हवा भारी लगने लगी। दूर एक पुराना काला मंदिर दिखा, मृत सन्नाटे में डूबा हुआ, जैसे वहां सदियों से कोई नहीं आया हो। रानी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। मंदिर के अंदर एक दीपक टिमटिमा रहा था। तुम आ गईं, एक आवाज गूंजी। रानी सतर्क हो गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर छाया से निकला विक्रम। उसकी वही रहस्यमयी मुस्कान थी, वही गहरी आंखें जो रानी की आत्मा तक झांक सकती थीं। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? रानी ने ठंडे स्वर में पूछा। क्योंकि तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम कौन हो, विक्रम ने गंभीरता से कहा। रानी ने हंस दिया। मैं रानी हूं, और इससे ज्यादा जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं। नहीं माधवी, विक्रम ने धीमे से कहा, तुम्हारी असली पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी है। रानी चौंक गई। वह उसकी आंखों में झांकना चाहती थी, लेकिन विक्रम का चेहरा रहस्य से भरा था। तभी मंदिर में एक और आवाज गूंजी, तुम सच में इतनी अंधी हो रानी? रानी तेजी से मुड़ी। अंधेरे से एक छाया बाहर आई। राजमहल के महामंत्री सुरेश्वर। रानी के चेहरे पर पहली बार हैरानी थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? सुरेश्वर ने एक ठंडी हंसी हंसी। मैं यहां तुम्हें तुम्हारी असली हकीकत बताने आया हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जन्म एक महारानी के रूप में हुआ था? नहीं माधवी, तुम इस महल की असली उत्तराधिकारी नहीं हो। रानी की सांसें रुक गईं। तुम सिर्फ एक मोहरा हो, सुरेश्वर ने आगे कहा, एक औजार जिसे हम जैसे लोगों ने इस्तेमाल किया है। तुम्हारी असली पहचान राजमहल के राजगुप्त दस्तावेजों में छुपी हुई है। रानी का सिर चकराने लगा। झूठ! उसने चीख कर कहा। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। नहीं माधवी, यही सच है, और यही कारण है कि मैं यहां हूं, तुम्हें सच्चाई बताने। रानी के हाथ कांपने लगे। उसकी पूरी दुनिया हिल गई थी। अगर यह सच है तो फिर मैं कौन हूं? सुरेश्वर मुस्कुराया। यह जानने के लिए तुम्हें महल के तहखाने में जाना होगा, जहां तुम्हारे जन्म का सबसे बड़ा राज छिपा है। रानी ने गहरी सांस ली। वह हमेशा खुद को अजेय समझती थी,
लेकिन अब वह एक खेल का हिस्सा थी, एक ऐसा खेल जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। उसने विक्रम की तरफ देखा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विक्रम ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें अधूरी छोड़कर नहीं जाऊंगा माधवी। रानी ने मंदिर के बाहर कदम रखा। वह अब सिर्फ एक चरित्रहीन रानी नहीं थी, वह अपने सच की खोज में निकली एक जंगली आग थी। अब अगला कदम महल के अंधेरे तहखाने की ओर था, जहां उसकी असली पहचान दबी हुई थी। रानी माधवी के भीतर एक तूफान उठ चुका था। वह जो अब तक अपनी इच्छाओं की मल्लिका थी, वह अब अपनी पहचान की खोज में थी। काले मंदिर की वह रात उसे हमेशा याद रहेगी, वह रात जिसने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया था। अब अगला कदम था महल का गुप्त तहखाना। रानी, विक्रम और सुरेश्वर तीनों राजमहल लौट आए, मगर अब यह महल रानी को पहले जैसा नहीं लग रहा था। हर दीवार, हर गलियारा उसे अपने ही अस्तित्व पर संदेह करा रहा था। तहखाने का दरवाजा खोलो, रानी ने आदेश दिया। सुरक्षाकर्मी हिचकिचाए। उन्हें यह आदेश देने का हक केवल राजा को था, लेकिन रानी की आंखों में जो आग थी, उसके आगे वे कुछ न कह सके। भारी लोहे का दरवाजा कराहता हुआ खुला और भीतर अंधेरा पसरा दिखा। विक्रम सबसे आगे बढ़ा। पहले मैं जाऊंगा, उसने कहा। रानी ने सिर हिलाया और तीनों नीचे उतरने लगे। तहखाने में पुराने ग्रंथों और दस्तावेजों का अंबार था। हर जगह धूल जमी थी, जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया था। सुरेश्वर ने एक लोहे की संदूक खोली और एक पुराना दस्तावेज बाहर निकाला। यही है माधवी, तुम्हारे जन्म का सच। रानी ने कांपते हाथों से वह दस्तावेज खोला। उसकी आंखें तेजी से शब्दों पर दौड़ने लगीं। राजा विक्रमसेन की असली संतान जन्म के समय ही बदल दी गई थी। असली राजकुमारी को महल के अंदरूनी षड्यंत्रों से बचाने के लिए एक दासी की संतान से बदल दिया गया। रानी का गला सूख गया। मतलब, मैं असली उत्तराधिकारी नहीं हूं? उसने धीमे स्वर में कहा। सुरेश्वर ने सिर हिलाया। नहीं, तुम असली राजकुमारी नहीं, बल्कि एक दासी की बेटी हो। रानी के चारों ओर जैसे सब कुछ घूमने लगा। उसे लगा कि जमीन खिसक रही है। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर विक्रम ने आगे बढ़कर दस्तावेज लिया और गहराई से पढ़ा। पर असली राजकुमारी कहाँ है? उसने पूछा। सुरेश्वर ने आंखें नीची कर लीं। कोई नहीं जानता, उसे पैदा होते ही कहीं भेज दिया गया था। रानी ने गहरी सांस ली। उसकी पूरी जिंदगी अब एक झूठ लग रही थी। जो शाही रईसी उसने जिया, वह किसी और की थी। जो हुकूमत उसने की, वह हक किसी और का था। पर एक सवाल अब भी था, यह सब किया किसने? रानी ने नजरें घुमाई। किसने मुझे इस झूठी जिंदगी में डाल दिया? सुरेश्वर चुप रहा। तभी विक्रम ने तलवार निकाल ली। बोलो, सच क्या है? सुरेश्वर घबराया। यह साजिश महल के अंदर ही हुई थी, और इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारे अपने राजा पिता का था। राजा विक्रमसेन? रानी की आंखें फटी रह गईं। हां, सुरेश्वर ने आगे कहा। तुम्हारे पिता को यह डर था कि कोई दुश्मन उनकी असली संतान को मार देगा, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को किसी दूर देश भेज दिया और तुम्हें राजकुमारी बना दिया। अब पहेली पूरी होने लगी थी। रानी ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। अब मैं क्या करूं? विक्रम ने धीरे से कहा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम इस सच को छिपाकर वहीं रहो जो अब तक रही हो, या फिर तुम असली राजकुमारी की तलाश में निकलो। रानी ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं था। अगर वह इस सच्चाई को उजागर करती तो महल का संतुलन बिगड़ सकता था, लेकिन अगर वह चुप रहती तो वह पूरी जिंदगी झूठ में जीती रहती। उसने विक्रम की ओर देखा। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? विक्रम मुस्कुराया। जब तक तुम्हें अपनी पहचान नहीं मिल जाती, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। रानी की आंखों में पहली बार आंसू थे, पर यह कमजोरी के नहीं, बल्कि नई शक्ति के थे। तो फिर, उसने कहा, हम असली राजकुमारी को ढूंढेंगे और इस महल का सच सबके सामने लाएंगे। और इसी के साथ एक नई यात्रा शुरू हुई। एक यात्रा जहां माधवी सिर्फ वासना और शक्ति की मल्लिका नहीं थी, बल्कि अपने सच की खोज में निकली एक योद्धा बन चुकी थी। महल के अंधेरे तहखाने से बाहर निकलते हुए रानी माधवी के मन में एक तूफान उठ रहा था। वह जो खुद को शाही रक्त समझती थी, अब जान चुकी थी कि वह एक दासी की संतान थी,
उसे राजा विक्रमसेन ने सिर्फ अपनी असली बेटी को बचाने के लिए महल की रानी बनाया था। लेकिन सवाल यह था, अब क्या? क्या वह यह सच्चाई सबके सामने लाएगी या इसे हमेशा के लिए छिपा देगी? और अगर वह अपनी असली बहन को खोजने निकलेगी तो क्या वह अब भी रानी रहेगी? रात के सन्नाटे में रानी महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थी। दूर घने जंगलों की ओर देखती हुई उसने गहरी सांस ली। तभी उसके पीछे हल्की पदचाप हुई। अब तुम क्या करने वाली हो? विक्रम ने धीरे से पूछा। रानी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई वासना नहीं थी, न ही कोई चालबाजी। वहां सिर्फ सवाल थे। अगर मैं अपनी असली बहन को खोजती हूं तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह जान लो कि यह रास्ता खतरों से भरा होगा। अगर राजा को पता चल गया कि तुम सच जान चुकी हो तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रानी के चेहरे पर एक हल्की हंसी आई। तो फिर उन्हें मारना पड़ेगा। विक्रम चौंक गया। क्या तुम अपने ही पिता के खिलाफ जाओगी? रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जो पिता अपनी संतान को छोड़ दे वह पिता नहीं होता, और जो बेटी झूठ के महल में सोने का ताज पहने बैठी रहे वह भी बेटी नहीं होती। अब फैसला हो चुका था, लेकिन इस महल में सिर्फ रानी और विक्रम ही नहीं थे जो चालें चल रहे थे। महामंत्री सुरेश्वर, जिसने यह राज खोला था, अब राजा के पास खड़ा था। महाराज, उसने कहा, रानी माधवी को सच्चाई का पता चल चुका है। वह असली उत्तराधिकारी को ढूंढने की योजना बना रही है। राजा विक्रमसेन का चेहरा कठोर हो गया। यह नहीं हो सकता। माधवी अगर सच जानती है तो वह यह भी जानती होगी कि अगर असली उत्तराधिकारी वापस आ गई तो उसका अंत हो जाएगा। हमें उसे रोकना होगा। राजा ने गहरी सांस ली। हां, उसे रोकना ही होगा, लेकिन सिर्फ रोकना नहीं, हमें उसे मिटाना होगा। सुरेश्वर मुस्कुराया। मैं समझ गया महाराज। सुबह होते ही रानी माधवी ने विक्रम को बुलाया। हमें महल से बाहर निकलना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। राजा अब मुझ पर नजर रखेंगे। विक्रम ने सिर हिलाया। तो क्या योजना है? रानी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर हमें सच्चाई ढूंढनी है तो हमें सबसे पहले महल के ही किसी व्यक्ति को अपने साथ मिलाना होगा। कौन? रानी ने कहा, राजा का सबसे भरोसेमंद सेनापति कर्ण। कर्ण, जो राजा का सबसे वफादार योद्धा था, वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि रानी माधवी उसके पास आकर एक राज्य खोलने वाली थी। लेकिन माधवी जानती थी कि अगर उसे असली राजकुमारी को खोजना था तो उसे एक सेना की जरूरत होगी, और कर्ण जैसा योद्धा उसके साथ हुआ तो राजा भी उसे इतनी आसानी से नहीं रोक पाएगा। रानी माधवी जान चुकी थी कि वह जिस महल की मल्लिका थी वह उसका हक नहीं था। असली राजकुमारी कहीं और थी, और राजा विक्रमसेन अब यह राज खुलने नहीं देना चाहते थे। लेकिन माधवी ने ठान लिया था, अब वह इस झूठ के महल को तोड़कर ही दम लेगी। रानी और विक्रम रात के अंधेरे में सेनापति कर्ण से मिलने पहुंचे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, रानी ने कहा। कर्ण उलझन में था। मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत। राजा ने मुझे हमेशा वफादारी का पाठ पढ़ाया है। मैं उनकी सेना का प्रमुख हूं, रानी। विक्रम आगे बढ़ा। लेकिन अगर तुमने उनकी सच्चाई सुनी तो शायद तुम समझोगे कि उनकी वफादारी के लायक नहीं है। रानी ने धीरे से कहा, मैं असली राजकुमारी नहीं हूं कर्ण। मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। असली उत्तराधिकारी कोई और है। अगर राजा ने एक बच्ची को उसके अधिकार से दूर किया तो क्या वह सच में न्यायप्रिय राजा है? कर्ण चुप रहा। कुछ देर तक वह सोचता रहा और फिर उसने अपनी तलवार उठाई। मैं रानी के साथ हूं, उसने कहा। अब खेल शुरू हो चुका था। इस बीच राजा को पता चल चुका था कि माधवी और विक्रम सेनापति कर्ण को अपने साथ मिला चुके थे। राजा ने महामंत्री सुरेश्वर को बुलाया। अब हमें कोई और चाल चलनी होगी। हमें माधवी को रोकना ही होगा। सुरेश्वर ने सिर झुका लिया। मैंने पहले ही तैयारी कर ली है महाराज। अगर वे महल से बाहर निकले तो हमारे सैनिक उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रानी, विक्रम और कर्ण ने महल छोड़ने की योजना बनाई। गुप्त मार्गों से होते हुए वे बाहर निकलने वाले थे, लेकिन तभी राजा की सेना ने उन्हें घेर लिया। रानी माधवी, महल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, सैनिकों ने आवाज लगाई। कर्ण ने तलवार खींच ली। हम लड़ेंगे। भयंकर युद्ध छिड़ गया।
कर्ण और विक्रम एक के बाद एक सैनिकों को गिराते गए, लेकिन राजा की सेना बहुत बड़ी थी। रानी भी एक तलवार उठा चुकी थी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। वह आज अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन तभी राजा विक्रमसेन खुद आ गए। अब यह नाटक खत्म करो माधवी, राजा गरजे। माधवी की सांसें तेज हो गईं। उसने राजा की आंखों में देखा और कहा, मुझे अपने झूठ में फंसा सकते थे, लेकिन मेरे सच से भाग नहीं सकते। राजा ने तलवार उठाई, लेकिन तभी महल के बाहर से एक गूंजती आवाज आई, युद्ध रोक दो। सभी ने मुड़कर देखा। एक युवती जो शाही पोशाक में थी, भारी सैनिकों के बीच खड़ी थी। वह हूबहू रानी माधवी जैसी लग रही थी। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। यह असंभव है। सुरेश्वर घबराकर राजा की ओर देखने लगा। युवती आगे बढ़ी और बोली, मैं ही इस सिंहासन की असली उत्तराधिकारी हूं। मेरा नाम राजकुमारी अदिति है। सब कुछ जैसे थम गया। राजा अवाक थे। तुम जिंदा हो? राजकुमारी अदिति ने सिर ऊंचा किया। हां, और अब मैं अपना हक वापस लेने आई हूं। माधवी पीछे हटी। यह वही थी जिसे बचाने के लिए उसे महल में लाया गया था। तो यही वह लड़की है जिसके लिए मेरी जिंदगी झूठ में जी गई, उसने खुद से कहा। महल में हाहाकार मच चुका था। राजकुमारी अदिति को देख सैनिक भी उलझन में थे। क्या वे राजा के लिए लड़ें या असली उत्तराधिकारी के लिए? कर्ण ने सैनिकों को ललकारा, तुम सब किसका साथ दोगे? एक झूठे राजा का या अपनी असली महारानी का? धीरे धीरे सैनिकों ने तलवारें नीचे रख दी। राजा ने अपने चारों ओर देखा। वह अब अकेले थे। अंत में वह चुपचाप सिंहासन की ओर बढ़े, अपनी तलवार उठाई और कहा, अगर मेरी बेटी वापस आ चुकी है तो अब मेरे लिए कोई जगह नहीं। और राजा ने खुद को अपनी ही तलवार से भेद लिया। राजा के पतन के साथ ही महल में एक नया युग शुरू हुआ। राजकुमारी अदिति को महारानी घोषित कर दिया गया। माधवी ने सिंहासन की ओर देखा, लेकिन उसने कोई लालच नहीं दिखाया। विक्रम ने उससे पूछा, अब तुम क्या करोगी? माधवी मुस्कुराई, अब मुझे कोई सिंहासन नहीं चाहिए। मैं अब एक आजाद स्त्री हूं और अब अपनी नई पहचान खुद बनाऊंगी। कर्ण ने कहा, तो क्या अब तुम इस महल को छोड़ दोगी? माधवी ने दूर आसमान की ओर देखा और कहा, मैं अब किसी और के बनाए हुए खेल की मोहर नहीं बनूंगी। अब मैं खुद अपनी कहानी लिखूंगी। और इसी के साथ रानी माधवी, जो कभी वासना और छल की दुनिया में फंसी थी, अब एक स्वतंत्र आत्मा बन चुकी थी।